दोस्तों राजस्थान वीडियो की क्लास में मैं आपको करवा रहा था विश्व की भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। जिसमें मैंने आपके लिए विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, यानी कि मैंने आपके लिए इसका जो एक पार्ट था ना महाद्वीपों वाला, वो करवा दिया था। लेकिन बीच बीच में मैं आपके लिए अन्य चैप्टर डालता रहा, जिसकी वजह से हमारा ये चैप्टर अधूरा रह गया था, क्योंकि जो अन्य टॉपिक थे राजस्थान वीडियो से संबंधित, मैं आपको बीच बीच में डालता रहा था, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको ये चैप्टर पूरा करवाने वाला हूँ। अपना जो बकाया पार्ट था महासागरों वाला तथा पर्वतों वाला, ये मैं आपको आज करवा दूंगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों ने हमारे महाद्वीपों वाले चैप्टर को नहीं देखा है, तो वो जाके देख सकता है। क्योंकि जब मैंने आपके लिए महाद्वीपों वाला चैप्टर करवाया था, तो उस समय लगभग 30 से लेकर के 40% जानकारी महासागरों की उस समय बता दी थी, यानी कि कौन सा महासागर किस महाद्वीप से लगता है और किस महाद्वीप से नहीं लगता है। इसलिए आप उन चैप्टरों को जाके देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक है ना महासागरों से संबंधित, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो ये आज का चैप्टर ना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए आप उन चैप्टरों को देख लीजिएगा। मैं उन चैप्टरों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके उन चैप्टरों को देख लेना, ठीक है ना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। तो महासागरों को पढ़ाने से पहले मैं आपको डायरेक्ट मैप की तरफ लेके चलता हूँ, ताकि आपको महासागरों की स्थिति के बारे में पता चल जाए, ठीक है ना। वैसे यदि इन महासागरों को पढ़ाते समय 3D मैप की आवश्यकता पड़ी, तो मैं आपको 3D मैप के माध्यम से भी समझा दूंगा कि किस महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में कौन से सागर उपस्थित हैं और कौन कौन सी खाड़ियां उपस्थित हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूं, ताकि आपको एक एक महासागर की स्थिति का पता चल जाए, ठीक है ना। देखिए, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड मैप है। और इस मैप में मैं आपको एक एक महासागर को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह फोकस देकर समझना है और एक एक महासागर को अपने दिमाग में सेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। देखिए, यदि हम प्रशांत महासागर की बात करें, तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र और ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पहले नंबर का प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के महासागर की। तो दूसरे नंबर का महासागर है आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो ये हो गया आपका हिंद महासागर, ये आपका दूसरे नंबर का महासागर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे महासागर की। तो तीसरा महासागर कौन सा है, तीसरा महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है ये, अटलांटिक महासागर, या फिर अंध महासागर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 महासागर हो गए। अब हम बात करते हैं इसके चौथे महासागर की। तो चौथा महासागर है आपका ऊपर की तरफ, हम चलेंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो यहाँ पर एक और महासागर, जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। क्या नाम है, आर्कटिक महासागर या फिर उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो इस तरह से आपके 4 महासागर हो गए। लेकिन देखिए, कुछ कुछ बुकों में इनको 5 महासागरों की श्रेणी में रखा गया है। तो हम बात करते हैं 5वें महासागर की। तो मैं आपको 5वां महासागर समझा देता हूँ कि 5वां महासागर है क्या। देखिए, 5वें महासागर को समझने के लिए हमको थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव की तरफ। देखिए, 5वें महासागर को आप इस तरह से समझ सकते हो। देखिए, ये तो हो गया आपके प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, और ये हो गया आपके अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा, और ये हो गया आपके हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा, और ये हो गया आपके दोबारा से प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन तीनों के तीनों महासागरों का जो दक्षिणी हिस्सा ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये कहलाता है आपका अंटार्कटिका महासागर। कौन सा महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो इस तरह से आपके 5 महासागर होते हैं, ठीक है ना। वैसे विश्व लेवल पर यदि हम बात करें, तो 4 महासागरों को दर्जा दिया गया है। लेकिन यदि हम बात करें अंटार्कटिका महासागर की, तो अंटार्कटिका महासागर को सन 2000 ईस्वी में जो है एक महासागर के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है ना। कब स्वीकार किया गया था, सन 2000 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, महासागर के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिख रखे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। पहले इनको समझ लीजिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या, एक तरह से ये समझ लीजिए आंकड़े हैं, आपको ये रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको ये याद ही करने हैं, क्योंकि आंकड़े पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। कौन से मंडल का है, जलमंडल का प्रमुख भाग है। यह खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र होता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, यह खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की। तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल होता है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना होता है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अब यदि हम इसके स्थलभाग की बात करें, तो इसके स्थलभाग का कितना परसेंट है, 29.2% है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से 29.2% पर कौन सा भाग है, स्थल भाग उपस्थित है, ठीक है ना। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यदि हम इसके जलभाग की बात करें, तो जलभाग कितना है, इसका जलभाग है 70.8% क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल कितना है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो पृथ्वी के 70.8% क्षेत्र पर जल उपस्थित है और 29.2% क्षेत्र पर स्थल उपस्थित है, ठीक है ना। आगे इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विश्व का कुल जल जो है महासागरों में 96.6% उपस्थित है। सपोज कीजिए विश्व में कुल जल है 100%। देखिए, 100% जल में से 96.6% जल तो है आपका महासागरों में उपस्थित है।
जो आपका जो बकाया 3.5% जल है ना, वो आपकी नदी तालों में या फिर आपका जो अंदरूनी जल है, यानी कि जो आपका भूमिगत जल है, वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है ना। ये अब बात करते हैं स्थलीय गोलार्ध की और जलीय गोलार्ध की, यानी कि स्थलीय गोलार्ध क्या होता है और जलीय गोलार्ध क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्थलीय गोलार्ध समझ लेते हैं, स्थलीय गोलार्ध क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। कौन से गोलार्ध को? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 61% भाग पर स्थल उपस्थित है और 39% भाग पर जल उपस्थित है, ठीक है ना। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अब बात करें इसके जलीय गोलार्ध की, तो जलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 81% भाग पर जल उपस्थित है और 19% भाग पर स्थल भाग उपस्थित है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर के समथिंग। और यदि हम बात करें महासागरों की औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर के समथिंग इनकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पृथ्वी की औसत तापमान की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। और महासागर की जो ऊपरी सतह होती है ना जल की, तो जल की ऊपरी सतह का तापमान होता है लगभग 17.2 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो संपूर्ण जलीय क्षेत्र होता है, यानी कि महासागर का जो संपूर्ण जल होता है, यदि उसके तापमान की बात करें तो उसका तापमान होता है लगभग 3.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख महासागरों की, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख महासागर निम्न। अब देखिए विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला महासागर है आपका प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब देखिए 16.5 को मैं लगभग 17 मान सकता हूँ ना, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब एक बात बताइए, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर और अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है आपका 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यानी कि पूरी पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग ये घेरे हुए हैं, क्योंकि 17 तिहाई क्या होता है, तो लगभग 1/3 भाग कौन घेरे हुए हैं? आपका प्रशांत महासागर घेरे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद अगला है आपका हिंद महासागर, इसका है 7.3 करोड़। चौथा है आपका आर्कटिक महासागर, इसका है 1.4 करोड़। और पांचवा है आपका अंटार्कटिका महासागर, इसका है आपका 1.42 करोड़। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर मैंने 1.42 करोड़ क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जो सबसे छोटा महासागर है ना, वह है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं एक एक महासागर की, यानी कि एक एक महासागर के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। आगे इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण महासागरीय जल का लगभग 50% जल रखता है। कौन रखता है? प्रशांत महासागर रखता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 5 महासागर पाए जाते हैं। 5 महासागरों में यदि हम बात करें सबसे अधिक जल की, तो लगभग पांचों महासागरों का 50% जल अकेला प्रशांत महासागर रखता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है ना। इसके बाद पृथ्वी का 1/3 भाग पर ये फैला हुआ, आपको पता ही है। अगला पॉइंट है महासागर की औसत गहराई लगभग आपकी 4820 मीटर है। कितनी है? 4820 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अग्नि मेखला या फिर ज्वालावर्त क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनको समझ लीजिए। देखिए अग्नि मेखला किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है या जो एरिया होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके चारों तरफ ज्वालामुखी यानी भूकंपीय ज्वालामुखी विद्यमान होते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के चारों तरफ आपके ज्वालामुखी उद्गार फूटते रहते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस पूरे क्षेत्र को अग्नि मेखला कहा जाता है। वैसे मैं आपको अग्नि मेखला वाले क्षेत्र को आगे मैप के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है ना। आप चिंता मत करना, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा रखा तो आप समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैरियाना ट्रेंच की। देखिए मैरियाना ट्रेंच क्या है? देखिए मैरियाना ट्रेंच को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये गर्त आपका दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है ये विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र है, जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में फिलीपींस द्वीप समूह के पास में उपस्थित है, ठीक है ना। इसकी जो गहराई है वो लगभग 11,033 मीटर है। कितनी मीटर है? 11,033 मीटर, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जब आपने चैलेंजर गर्त पढ़ लिया तो आप चैलेंजर अभियान को भी पढ़ लीजिए। चैलेंजर अभियान क्या होता है? देखिए मैंने आपके लिए नोट में चैलेंजर अभियान लिखा रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये अभियान 1872 से लेकर के 76 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था महासागर के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? महासागरीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ठीक है ना। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रशांत महासागर का आयतन लगभग चंद्रमा के आयतन के समान है। किसके समान है? चंद्रमा के आयतन के समान है, ठीक है ना। इसकी लवणता की यदि हम बात करें तो इसकी लवणता होती है 34.75% पर 1000। कितनी होती है? 34.75% होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रवाल भित्ति है। मैंने आपको कई बार बता दी, एक बार नहीं लगभग आपके लिए 10-12 बार बता दिया, ठीक है ना। अब ये ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है यह एक मूंगा प्रवाल भित्ति है। कैसी भित्ति है? मूंगा प्रवाल भित्ति है, जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना।
यह प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में उपस्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोरल सागर में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? कोरल सागर में उपस्थित है। वैसे मैं इसकी भी स्थिति आपके लिए बता दूंगा, ठीक है ना, कहाँ पर उपस्थित है, आगे मैप में आपको अच्छी तरह और समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा हुआ है प्रमुख सागरों के बारे में। देखिए प्रमुख सागर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको एक मैप के माध्यम से समझा रखा है, एक मैप बना रखा है, तो इस मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए प्रमुख सागरों को समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले वो ज्वालामुखी वाला क्षेत्र बता देता हूँ, जो आपका ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। देखिए ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया। ये होगा आपका एशिया, ये उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। और ये जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? ये महासागर है आपका कौन सा? प्रशांत महासागर, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। देखिए यदि इस महासागर की संरचना देखें ना, तो इस महासागर की संरचना किसके समान है? त्रिभुज के समान है। तो याद रखना इस चीज को, लगभग इसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका ज्वालामुखी वाला क्षेत्र था वो समझ लीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है ये वाला हिस्सा, ये आपकी जो एशिया महाद्वीप का तटवर्ती क्षेत्र है ये वाला हिस्सा। इधर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का तटवर्ती क्षेत्र, इधर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का तटवर्ती क्षेत्र। जो आपका ये वाला हिस्सा ना, ये सारा का सारा हिस्सा कैसा है? ये ज्वालामुखी ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो है ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। इसलिए इस महासागर को हम विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला महासागर भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब देखिए एक एक महासागर को समझ लेते हैं, महासागर कौन कौन से। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए जो बिंदु दर्शा रखे हैं ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने आपके लिए महासागरों की स्थिति दर्शा रहा है। यानी कि आपका जो पहला पॉइंट है ना, ये तो दर्शाता है आपकी बेरिंग जल संधि को, और दूसरा दर्शाता है आपके बेरिंग सागर को, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने नीचे भी लिखा रखे। पहले उन पॉइंटों को देख लेते हैं, उसके बाद इन अंकों की तरफ चलते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए वो पॉइंट कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिखा रखे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है बेरिंग जलडमरू मध्य, दूसरा है आपका बेरिंग सागर, जो तीसरे नंबर का आएगा ना उसका नाम है ओकोटस सागर। क्या नाम है? ओकोटस का सागर। जो चौथे नंबर का आएगा उसका नाम है जापान सागर, पांचवें नंबर पर है पीला सागर, और छठवें नंबर पर है पूर्वी चीन सागर, सातवें नंबर पर है दक्षिणी चीन सागर, आठवें नंबर पर है सेलेपीस सागर, नौवें पर है जावा सागर, और यहाँ पर ए नंबर डाल रखा है मैंने। कौन सा नंबर? ए नंबर डाल रखा है, क्योंकि ये फिलीपींस सागर है ना, ये आपके फिलीपींस महाद्वीप, सॉरी फिलीपींस द्वीप में उपस्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पर कौन सा है? कोरल सागर उपस्थित है, ठीक है ना। देखिए पहले मैं आपको एक एक सागर को किसके माध्यम से समझा देता हूँ, 3D मैप के माध्यम से समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और 3D मैप के माध्यम से आप इस महासागर का जो चित्र है ना, वो भी समझ लोगे कि ये महासागर कितना विशाल है, किन किन क्षेत्रों के माध्यम से फैला हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपको पृथ्वी का ग्लोब दिखाई दे रहा है। इस पृथ्वी के ग्लोब में मैं सबसे पहले आपको प्रशांत महासागर की पोजीशन बता देता हूँ, कि प्रशांत महासागर का विस्तार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। देखिए प्रशांत महासागर को मैं एक लाइन के माध्यम से समझा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए यदि हम ऊपर से चले, यानी कि उत्तर दिशा से, ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप वाला क्षेत्र, नीचे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला क्षेत्र। यदि हम इधर की तरफ चलें तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वाला क्षेत्र। तो इस पूरे क्षेत्र में आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। कौन सा महासागर फैला हुआ है? प्रशांत महासागर फैला हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर से जुड़े हुए महाद्वीपों की तथा उसकी तटवर्ती सीमाओं की, ठीक है ना। देखिए यदि इस महासागर के मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, यानी कि उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में आपको एक संधि दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य संधि। क्या नाम है? बेरिंग जलडमरू मध्य संधि, जो आपके एशिया महाद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेरिंग सागर की। देखिए ये तो हो गई आपकी बेरिंग जलडमरू मध्य संधि। यदि हम बात करें बेरिंग सागर की, तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, इस क्षेत्र को बोलते हैं बेरिंग सागर। कौन सा क्षेत्र है ये है आपका बेरिंग सागर, ठीक है ना। देखिए अब चलते हैं हम ओकोटस्क सागर की तरफ। तो आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्र है आपका ओकोटस्क सागर। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका ओकोटस्क सागर, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है आपका? ओकोटस्क सागर, ठीक है ना। देखिए यदि हम ओकोटस्क सागर की बात करें, तो ये ओकोटस्क सागर किन किन के बीच में उपस्थित है? इधर तो होगा ये वाला क्षेत्र, तो हो गया आपका पेनिनसुला देश का। कौन सा देश है? पेनिनसुला देश, ठीक है ना। और ये हो गया आपका रूस, यानी कि रूस तथा पेनिनसुला देश के बीच में आपका ओकोटस्क सागर उपस्थित है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जापान सागर की। देखिए यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका जापान सागर। कौन सा सागर है? जापान सागर। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये है आपका जापान देश। कौन सा देश है? जापान। जापान देश मुख्यतः 4 महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कितने महाद्वीपों से? 4 बड़े महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपको पता चल गया होगा, ये हो गया आपका जापान सागर, ये हो गया आपका जापान देश, ठीक है ना। और ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, यानी कि जापान सागर आपके एशिया महाद्वीप को और जापान को अलग करता है, ठीक है ना। कौन सा सागर? जापान सागर, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले सागर की। देखिए आपके अगले सागर का नाम क्या है? अगला सागर है आपका पीला सागर। देखिए यदि हम पीले सागर की बात करें, तो आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्र है आपका पीला सागर। कौन सा क्षेत्र है ये आपका पीला सागर क्षेत्र। अब देखिए पीला सागर किन किन क्षेत्रों के मध्य उपस्थित है। यदि इस वाले क्षेत्र की बात करें, तो ये हो गया आपका साउथ कोरिया। कौन सा देश हो गया? साउथ कोरिया, ठीक है ना। और यदि इस वाले क्षेत्र की बात करें, तो ये हो गया आपका चीन अधिकृत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? चीन अधिकृत क्षेत्र, यानी कि ये चाइना तथा साउथ कोरिया के बीच में उपस्थित है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पीला सागर। अब बात करते हैं पूर्वी चीन सागर तथा दक्षिणी चीन सागर की। देखिए आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी कि इस वाले क्षेत्र को तो बोलते हैं हम पूर्वी चीन सागर।
कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी चीन सागर। देखिए आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज कैसे ना हो जाना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा तो है आपका पूर्वी चीन सागर, और यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका पीला सागर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूर्वी चीन सागर। यदि हम दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है आपका दक्षिणी चीन सागर। अब एक चीज़ को समझ लीजिए आप, आपका जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर है ना, इन दोनों चीन सागरों में जो है वाद विवाद बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो आपका पूर्वी चीन सागर है, ये आपके साउथ कोरिया के क्षेत्र में भी आता है, और साथ में आपके चीन चीन के अधिकार में भी आता है। और आपका जो दक्षिण चीन सागर है ना, ये आपके ताइवान वाले क्षेत्रों में, साथ में आपके साउथ कोरिया वाले क्षेत्रों में और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में भी आता है। तो ये आपस में देश आपस में वाद विवाद करते रहते हैं कि ये मेरा सागर है, मेरा सागर है, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर दोनों में वाद विवाद बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं स्लीपी सागर की। देखिए स्लीपी सागर कहाँ पर उपस्थित है? देखिए आपको यहाँ पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका सेलेपी सागर। कौन सा क्षेत्र है? सेलेपी सागर वाला क्षेत्र, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, यानी कि कौन कौन के बीच में उपस्थित है? यदि हम बात करें तो ये हो गया आपका फिलीपींस वाला क्षेत्र, और ये हो गया आपका सुलेवाई देश। कौन सा देश है? सुलेवाई, यानी कि सुलेवाई देश तथा फिलीपींस देश के मध्य में उपस्थित है आपका सेलेपी सागर। कौन सा सागर है? सेलेपी सागर, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। देखिए अब बात करते हैं जावा सागर की। यदि हम जावा सागर की बात करें ना, तो आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, मैं उस क्षेत्र को आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं जावा सागर। कौन सा सागर है? ये जावा सागर है। ये जो जावा सागर है ना, ये आपके इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं अगले सागर की। अगला सागर है आपका फिलीपींस सागर। यदि हम फिलीपींस सागर की बात करें तो ये तो हो गया आपका फिलीपींस महाद्वीप, यानी कि फिलीपींस देश समझ लीजिए। ये हो गया आपका फिलीपींस देश। तो इस देश के बगल में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं फिलीपींस सागर, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। कौन सा क्षेत्र है? ये फिलीपींस सागर। अब बात करते हैं कोरल सागर की। तो देखिए आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका कोरल सागर। कौन सा सागर है? कोरल सागर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सागरों की स्थिति समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, क्योंकि पीडीएफ में मैंने आपके लिए एक एक सागर के बारे में, जो अपने महत्वपूर्ण सागर है अपने परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा रखे हैं, उन पॉइंटों को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो हो गया आपके 10-11 सागर, जो आपको थोड़ी देर पहले 3D मैप के माध्यम से समझाए थे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सागरों के बारे में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पीला सागर की। देखिए यदि हम पीला सागर की बात करें तो ये कोरियन प्रायद्वीप तथा जापान को पृथक करने वाला सागर है। किस किस को? कोरियन प्रायद्वीप, यानी कि साउथ कोरिया को जापान को पृथक करता है, थोड़ी देर पहले बताया था। यदि हम बात करें जापान सागर की, तो जापान सागर किस किस को पृथक करता है? ये एशिया महाद्वीप तथा जापान को पृथक करने वाला सागर है। किस किस को? एशिया महाद्वीप तथा जापान को पृथक करता है। आगे बात करते हैं कोरल सागर की। देखिए कोरल सागर के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में उपस्थित है, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ नाम की एक जो प्रवाल भित्ति है, आपकी विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, वो आपकी कोरल सागर में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? कोरल सागर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख महाद्वीपों की। देखिए प्रशांत महासागर के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप का क्षेत्र, ठीक है ना। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए ये तो हो गया आपका जापान। मैंने आपको पहले बताया था, जो जापान है वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 4 द्वीपों से, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक और द्वीप मिलता है जिसका नाम है फिलीपींस द्वीप। क्या नाम है? फिलीपींस द्वीप, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका जावा सागर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, और ये हो गया आपका कोरल सागर। यानी कि जावा सागर और कोरल सागर के जो बीच में एक और द्वीप उपस्थित है, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। कौन सा द्वीप है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एक और द्वीप की। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपको एक और द्वीप दिखाई देगा, जिसका नाम है न्यूजीलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यूजीलैंड द्वीप, ठीक है ना। देखिए अब जापान के प्रमुख 4 द्वीपों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जापान किन किन 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यदि हम बात करें जापान की, तो जापान कौन कौन से द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? एक है आपका होक्काइडो, एक है आपका होन्शु, एक है आपका शिकोकू, एक आपका क्यूशू, ठीक है ना। इस प्रकार से इन 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान, ठीक है ना। कौन बना हुआ है? जापान। देखिए मैंने आपके लिए नोट पॉइंट में एक पॉइंट और लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है? जापान लगभग 3900 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से? 39, यानी कि 3900 द्वीपों से। लेकिन जिनमें से लगभग 140 द्वीप ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। कितने वर्ग किलोमीटर से बड़ा है? 1 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है, जबकि 4 मुख्य विशाल द्वीप हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, 4 मुख्य विशाल द्वीप हैं और 140 द्वीप ऐसे जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं अपने अगले महासागर की, और अगले महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, यह विश्व में तीसरा सबसे गहरा महासागर है। और लवणता की बात करें तो 35.5% इसमें लवणता पाई जाती है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ये महासागर अंध महाद्वीप के पास, अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप के पास उपस्थित है, इसलिए इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये अंध महाद्वीप के पास उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इस महासागर का जो शुरुआती नाम था उसका नाम था सी ऑफ एटलस। क्या नाम था? सी ऑफ एटलस, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे लिखा हुआ है इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। किसके समान है? एस अक्षर के समान है, ठीक है ना। ये महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में उपस्थित है। किस किस के बीच में उपस्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप के बीच में उपस्थित है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे लिखा हुआ है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। देखिए उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग क्या है? यह इस महासागर में उपस्थित है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ये अटलांटिक महासागर में उपस्थित है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आगे लिखा हुआ है इस मार्ग के जरिए यूरोप महाद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अपना अपना व्यापार करते हैं, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। चूंकि ये दोनों ही महाद्वीप अपने आप में शक्तिशाली महाद्वीप है, यानी कि विकसित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है वो कौन सा जलमार्ग है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखिए मैंने आपके लिए इसमें एक मैप बना रखा है, इस महाद्वीप के मैप को समझ लीजिए। ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के बीच में आपको ये जो महासागर दिखाई दे रहा है, इस महासागर को बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है ये? अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखिए इसके बीच में जो आपको जो सफेद पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये वाली पट्टी, ये जो पट्टी है ना, ये अंदर जाने पर, यानी कि इस महासागर के जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर आपको एक पर्वतमाला दिखाई देगी। जिस पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? उस पर्वतमाला को मध्य अटलांटिक पर्वत या फिर मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को।